नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी पर। और भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पे जुड़े हैं। रात को 10 बज चुके हैं। समय है आपका ज्योग्राफी मेंस आंसर राइटिंग सेशन का। ज्योग्राफी मेंस आंसर राइटिंग सेशन जिसमें हम लोग यूपीपीएससी 2021 मेंस को ध्यान में रखते हुए ज्योग्राफी के उन प्रमुख प्रश्नों पर आपके साथ चर्चा करेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो फटाफट सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए और अपने सारे मित्रों के साथ क्लासेस को साझा कर दीजिए कि वो भी इस क्लास का लाभ उठा पाएँ, है ना। तो फटाफट अपने सारे मित्रों के साथ ज्योग्राफी यूपीपीएससी 2021 मेंस ओरिएंटेड आंसर राइटिंग सेशन है, मेरे साथ आप लोग जुड़े हुए हैं और आप लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, है ना। तो फटाफट अपने सारे मित्रों के साथ जो है वो क्लासेस को शेयर कर दीजिए कि वो भी इस क्लास का लाभ उठा लें, ठीक है ना। चलें तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और दोस्तों इस समय आप जुड़े हैं कहाँ? अनअकैडमीज इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी के लिए, जहां अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एक्सेस करने को मिलता है अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो है आपको जो कोड यूज करना है अनूप 10 कोड का प्रयोग कीजिए, और इस कोड के माध्यम से आप सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी तैयारी को और शानदार जानदार बना सकते हैं। दोस्तों ये मेरा प्रोफाइल है, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। मोर देन 6 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे एज ए फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी करंट अफेयर्स में आप जो है मेरा लाभ ले सकते हैं। ऋषभ सिंह स्वागत है, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है ना। नदियों को आपस में जोड़ना सूखा, बाढ़ और बाधित जल परिवहन जैसी बहुआयामी अंतर संबंधित समस्याओं का व्यवहार समाधान दे सकता है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ठीक है ना, ठीक है ना। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आपको बताना है। प्रणाम, नमस्कार, ऋषभ, जागृति, ठीक है ना। प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, प्रश्न को आप देख रहे हैं, है ना। प्रश्न को एक बार ध्यान से देखिए। प्रश्न क्या कह रहा है? नदियों को आपस में जोड़ना, यानी कि नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। रिवर इंटरलिंकिंग से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है, रिवर इंटरलिंकिंग। और नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत की अगर हम बात करें तो आज़ादी के पहले से अगर हम बात करें तो इसके ऊपर जो है वो विचार किया जा रहा था कि नदियों को क्या किया जाए, ठीक है ना, ठीक है ना। विचार इस पे कि कौन सा, ठीक है। तो नदी जोड़ो परियोजना से, तो प्रश्न यही है कि नदी को आपस में जोड़ना, अगर नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा तो सूखा से, बाढ़ से और बाधित जल परिवहन जैसी, जल परिवहन यानी कि जो वाटर वेज हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, इससे आप क्या कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। जैसे बहुआयामी अंतर संबंधित समस्याओं का व्यवहार समाधान दे सकता है। आपको आलोचना के साथ परीक्षण करना है इसका, ठीक है ना। अगर इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे आयोग तो आप क्या कर सकते हैं, अपना उत्तर दे सकते हैं। सबसे पहले आप ये बताएंगे कि नदी जोड़ो परियोजनाएं क्या है। तो दोस्तों जैसा कि हम भारत के बारे में अगर हम बात करते हैं तो भारत क्या है आपका मानसून से प्रवाहित देश है। और यहाँ हम क्या देखते हैं कि जो नदियों का प्रवाह है वो दो प्रकार की नदियाँ आपको देखने को मिलती हैं। एक हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और दूसरा पेंसुलर रीजन की जो नदियाँ हैं। दोनों की विशेषताओं के बारे में आप जानते हैं कि हिमालय से जो निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं वो कैसी नदियाँ होती हैं? सदानीरा होती हैं, बारहमासी नदियाँ होती हैं, ठीक है। और जो पेंसुलर रिवर से निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं वो क्या होती हैं कि सदानीरा, बारहमासी नहीं होती हैं। ये वर्षा के ऊपर जो है निर्भर होता है, ठीक है ना। अब मानसून के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, तो भारत में जो मानसून है, अगर हम दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून से अगर हम बात करें तो आपको दक्षिण भारत का अगर पश्चिमी क्षेत्र आपको जो नजर आएगा वहाँ आपको, और उत्तरी भारत का जो मैदान हो, पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है, उसमें हम देखते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून से हमें वर्षा देखने को मिलती है। लेकिन अगर कोरोमंडल तट के बारे में अगर हम बात करें या पूर्वी अगर हम भारतीय क्षेत्रों के बारे में बात करें तो वहाँ हम क्या देखते हैं कि जो लौटते हुए मानसून होते हैं, निवृत्त मानसून होते हैं, उसके चलते हमें वर्षा देखने को मिलती है, ठीक है, पहली कंडीशन। अगर कभी मानसून बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाती है तो हम क्या देखते हैं, अतिवृष्टि हमें देखने को मिलती है, बाढ़ की समस्या। और आप उत्तर भारत के राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, है ना, चाहे उत्तर पूर्व के जो राज्य, वहाँ हम क्या देखते हैं कि बाढ़ की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। यानी कि क्या होती है कि जो वर्षा का जल है उसकी मात्रा जो है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और कभी कभी हम देखते हैं कि जब मानसून कमज़ोर हो जाता है तो हमें क्या देखने को मिलता है कि कमज़ोर मानसून में हमें सूखा देखने को मिलता है, ठीक है।
ठीक है। अतिवृष्टि जब हो तो क्या है, नदियों को क्या किया जाए, जोड़ा जाए, जिससे कि नदियों का जो जल वो प्रवाहित होकर कहाँ चला जाता है, महासागर में चला जाता है। तो उसका हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं कि नदी के जो जल है वो अगर हम बिना यूज किए अगर उसको महासागरों में जाने दे रहे हैं तो उसके में से बहुत सारे ऐसा प्रयोग किया जा सकता है, चाहे ऊर्जा के रूप में, चाहे अपनी दैनिक दिनचर्या में जो है वो काफ़ी सारे जो प्रयोग हम कर सकते थे उसका हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सारी बातों पर ध्यान रखते हुए आपको क्या करना है कि पहले आपको बताना है कि नदी जोड़ो परियोजना है क्या। उत्तर की शुरुआत में आपको नदियों को आपस में जोड़ने के उद्देश्य के बारे में क्या करना है, संक्षेप में चर्चा करना है, परिणाम रूपी, है ना। और संक्षेप में चर्चा करते हुए क्या करना है, इसके सकारात्मक और संभावित नकारात्मक पहलू पर बात करने हैं, ठीक है ना। तो नदी को जब भी जोड़ने की, अगर नदी जोड़ो परियोजना के बारे में बात करें तो सकारात्मक पक्ष क्या होगा, सकारात्मक पक्ष ये होगा कि हम क्या कर सकते हैं कि नदियों का जो जल जो है जो बिना प्रयोग के जो महासागरों में बहकर जाता है उसको हम रोक सकते हैं। दूसरा, अतिवृष्टि के कारण जो बाढ़ की समस्या होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है, सकारात्मक पक्षों के बारे में अगर हम बात करें। तीसरा क्या हो सकता है कि नदी परिवहन, है ना, वाटरवेज के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ईंधन जो प्रयोग हो रहा है उसको बचत कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे सकारात्मक हैं। लेकिन नकारात्मक पक्ष के बारे में बात करें तो नकारात्मक पक्ष में आप क्या लिखोगे कि इसके पर्यावरण पे क्या दुष्प्रभाव पड़ेंगे, है ना। तो इसके ऊपर जो है वो चर्चा करते हुए क्या करेंगे, आप अपने उत्तर को लिख सकते हैं। तो इसमें और उसके बाद लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, निष्कर्ष दे सकते हैं। तो नदियों का आपस में जोड़ने का अर्थ क्या है कि अंतर बेसिन या जल अंतरण परियोजना के माध्यम से जल के जो अधिशेष जल हैं उनको बेसिन में ऐसे नदी जल को स्थानांतरित करना जहां जल की कमी हो अथवा सूखा हो, है ना। तो मान लीजिए कि हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में या बिहार में कभी बाढ़ की स्थिति है, वहीं हम महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं क्योंकि वहाँ जल नहीं मिल रहा है। बुंदेलखंड के क्षेत्रों में हम देखते हैं कि वर्षा नहीं होती है, और वही अगर हम गंगा के मैदानी क्षेत्रों में देखें तो हम क्या देखते हैं, हमें बहुत ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है। तो क्या हो सकता है कि नदी जोड़ो परियोजना का माध्यम से क्या किया जा सकता है कि उन क्षेत्रों में जहाँ सूखा पड़ रहा है और उन क्षेत्रों में जहाँ जल अधिशेष है उसको क्या किया जा सकता है, इस प्रकार से स्थानांतरित किया जा सकता है, जहाँ जल आधिक्य बना हुआ है वहां से हम जल सूखे क्षेत्र में भेज सकते हैं। इसके अलावा जो हमने बात किया भारत के जो नदियों के बारे में कि भारत की नदियां जो हैं वो 12 मासी हैं, और ये सारी चीज इसको आप मेंशन कर सकते हैं, मानसून पर निर्भर है। नदियों को जोड़ने के जो संभावित लाभ हैं उसके बारे में बता सकते हैं कि नदियों को जोड़ा जाए तो जल विद्युत उत्पादन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकता है, और जिससे भारत को पेरिस जलवायु समझौते के प्रति जो प्रतिसंबद्धता है, क्या प्रतिसंबद्धता है कि कार्बन के एमिशन को हम क्या करें 2030 तक हम क्या करें, कम कर सकें, ठीक है। तो इस पर भी हम क्या कर सकते हैं, अगर जल विद्युत अगर हम करें तो हमारा जो एक डिपेंडेंसी है किसके ऊपर, कोल के ऊपर, है ना। कोयला के द्वारा जो हम थर्मल पावर प्लांट्स के द्वारा जो हम बिजली उत्पादन करते हैं, जिसके चलते हम क्या देख रहे हैं कि पर्यावरण में हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ज़्यादा से ज़्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं, एमिशन कर रहे हैं। तो उसके ऊपर भी हम रोक लगा सकते हैं, है ना। इसके अलावा वर्ष भर नेविगेशन के बारे में बात करें तो नदियों को जोड़ने से दक्षिण भारत की नदियों में जो निम्न जल का स्तर होता है उसमें क्या हो जाएगा, सुधार हो जाएगा, और लगभग वर्ष भर जो है जल मार्ग हेतु कनेक्टिविटी बना रहेगा, जिससे कि नौ जल परिवहन का जो है वो भी एक नया मार्ग खुलेगा। और दूसरा हम क्या देखेंगे कि प्रदूषण की समस्या जो होगी उस पर भी हम क्या करेंगे, कमी होंगी, और साथ साथ में आर्थिक विकास में, अब जब नदी मार्ग से जब आपका परिवहन बढ़ेगा तो क्या होगा कि नदियों के आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए क्या होगा, रोजगार के नए माध्यम जो हैं वो खुल सकते हैं, ठीक है। सिंचाई पर क्या लाभ होगा, तो नदियों को जोड़ने से देश में जो कुल सिंचाई क्षमता होगी उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, है ना। यानी कि भारत, आप जानते हैं कि कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश में हम क्या देखते हैं कि हम कृषि के लिए जो जल यानी कि सिंचाई के लिए जो जल की आवश्यकता होती है उसके लिए हम क्या होते हैं कि वर्षा के जल के ऊपर निर्भर होते हैं, है ना। अब मानसून अगर कमजोर हुआ, ठीक है, मान लीजिए मानसून अगर आपके उत्तर भारत के क्षेत्रों में अगर मजबूत है और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कमजोर है, या वाइस वर्षा कर लीजिए, तो हम क्या कर सकते हैं कि जहां जल आधिक्य है और जहां जल की सिंचाई के लिए मात्रा कम पड़ रही है वहां हम क्या कर सकते हैं, इसको पहुंचा सकते हैं। और इससे हमें फायदा क्या होगा कि बहुत सारा जल जो है जो बिना उपयोग किए हुए जो समुद्र में प्रवाहित हो जाता है उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। नदियों को आपस में जोड़ने के दुष्परिणाम क्या होंगे, तो मानसून के दौरान 12 मासी नदियों के जल स्तर में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो वर्षा के आंकड़ों के एक नए विश्लेषण के अनुसार ये पता किया गया है कि 12 मासी नदियों में मानसून के दौरान जल स्तर में जो है वह अधिक कमी आती है, जबसे ऐसे नदी बेसिन जिनका जल स्तर पहले से निम्न होता है, ठीक है, उसमें भी कमी आती है। संघवाद का मुद्दा हो जाएगा, तो नदी जोड़ो परियोजना में हम देखेंगे तो संघवाद की भावना जो है वो नजरअंदाज किया जा रहा है।
ठीक है। ऐतिहासिक रूप से जल बंटवारे को लेकर राज्य सरकारें जो है वो असंतुष्ट रही हैं, जैसे कि हमने काफी देखा, आपका गोदावरी नदी विवाद, कावेरी नदी विवाद देखा हमने, नर्मदा नदी विवाद देखा। तो इससे क्या होगा कि हम क्या देखेंगे कि राज्यों के बीच में जो है एक विवाद की समस्या हो जाएगी, है ना। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का है कि हम अपने जो जल है उसको हम महाराष्ट्र को, सॉरी, मध्य प्रदेश को नहीं देंगे, राजस्थान को नहीं देंगे, या छत्तीसगढ़ को नहीं देंगे, है ना। तो इस कुल मिला के क्या होगा कि एक तरह से जो है वो, जैसे कि हम तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका के बीच में, पुडुचेरी के बीच में हम क्या देख रहे हैं कि नदियों को लेकर जिस प्रकार से समस्या बनी हुई है नदी जल को लेकर, तो ऐसी समस्या हमें और भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो जल बंटवारे को लेकर जो है राज्यों के बीच में जो संघर्ष की स्थिति है वो हमें देखने को मिलेगी। सभी लोग समझ रहे हो बात को? आप समझ रहे हैं कि उत्तर में क्या लिखना है? बताइएगा। ये स्पीड ज़्यादा तेज हो रहा है, बताइएगा, बोलिएगा सब लोग। रूबी, ऋषभ, जागृति और जो भी हो स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को? ठीक है, क्लियर है, चलें आगे बढ़े। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो पड़ोसी देशों के साथ हमें तनाव देखने को मिलेगा। अब हम नदियों को आपस में जोड़ देंगे, है ना। तो मान लीजिए कि हमने गंगा नदी के जो जल को, अब गंगा नदी जो है इसका जल आपका क्या है, बांग्लादेश में जा रहा है ना। कहाँ जा रहा है? बांग्लादेश में जा रहा है। अब नदियों को हमने जोड़ दिया, गंगा नदी के जो जल है उसको हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से डाइवर्ट कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जाने के बाद गंगा नदी जो है वो क्या हो जाए, उड़ीसा में चले जाए। समझिएगा बात को। अब बांग्लादेश में, अब जैसे तिस्ता नदी है, जो हमेशा तिस्ता नदी विवाद आप देखते हैं पश्चिम बंगाल और मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। अब होता है जल बंटवारे को लेकर, तो अगर राज्यों के बीच में विवाद है तो उसको तो हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर हम इस प्रकार से कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर विवाद की समस्या हो जाए तब क्या करेंगे? समस्या होगी ना, होगी कि नहीं होगी? उदाहरण आपको तिस्ता नदी जल विवाद दिख रहा है, उदाहरण आपको सिंधु नदी जल विवाद दिख रहा है ना। जब भी पाकिस्तान के साथ कुछ विवाद होता है तो भारत सीधे क्या करता है कि हम सिंधु नदी के मार्ग में हम क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे, या सिंधु नदी से जो जल आपको पाकिस्तान को जा रहा है उसमें हम क्या करेंगे, कमी करेंगे, डाइवर्ट कर देंगे मार्ग को, है ना। तो वो कहता है कि हम भैया यूं जो है वो क्या करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है वो दरवाजा खटखटाएंगे, तुम ऐसा करके दिखा दो, है ना। वो संयुक्त राष्ट्र संघ का दरवाजा खटखटाने का क्या करता है, धमकी देता है। तो ये जो धमकी है संयुक्त राष्ट्र संघ का कि हम दरवाजा खटखटा देंगे, ठीक है, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। हाँ, तो हमने क्या कहा कि ये जो धमकी है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ का दरवाजा खटखटाएंगे, अब डिस्चार्ज हो गया था। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, इस प्रकार के विवाद हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा चीन, जैसे कि अब मान लीजिए कि हमने मान लीजिए बांग्लादेश को पानी देने में कोताही बरत दी, है ना। तो भाई जैसे हमने बांग्लादेश को पानी देने में कोताही बरत दी, तो वैसे ब्रह्मपुत्र नदी का हम उदाहरण लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से आ रही है? तो ब्रह्मपुत्र नदी आपकी आ रही है ना। ठीक है, अमन पांडे कह रहे हैं इसलिए प्रश्न का उत्तर याद होना चाहिए तभी अच्छा प्रयास होगा। ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर तभी याद होगा जब कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे। देखिए, याद कुछ नहीं करना है अमन, है ना। याद नहीं करना है, ज्योग्राफी को याद नहीं करना मित्र, ज्योग्राफी को क्या करना है, समझना है। ठीक है, और समझ के क्या करना है, उत्तर लिखने का प्रयास करना है। जब आप उत्तर लिखोगे ना भाई, तब आपके आंसर जो होंगे उसमें और भी ज़्यादा जो है वो क्वालिटी उसकी होगी, वो क्या होगी, इंप्रूव हो जाएगी। हमें क्वालिटी बढ़ाना है, तो वो प्रैक्टिस से आएगा, है ना। आंसर राइटिंग की जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब इसमें हमें सुधार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर हम ऐसा कर देते तो चीन भी क्या करेगा कि अपने यहाँ नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को रोक देगा। तो समस्या कहाँ हो जाएगी, उत्तर पूर्वी भारत में जो है, ठीक है, जो लोग ब्रह्मपुत्र नदी के जल के ऊपर जिनकी निर्भरता है वो समस्या हो जाएगी। तो इस प्रकार की समस्या हमें क्या है, देखने को मिलेगी। ठीक है ना। उच्च पर्यावरण, उच्च पर्यावरण और आर्थिक लागत
ठीक है। अब हम नदियों को अगर हम जोड़ेंगे तो नदियों के जोड़ने से समस्या क्या है, सबसे बड़ी समस्या होगी पर्यावरण की समस्या। यानी कि अगर उत्तर भारत की बहने वाली नदियों को, अगर हम हिमालय से निकलने वाली नदियों को अगर हम पेंसुलर रिवर में बहने वाली नदियों के साथ जोड़ेंगे, ठीक है, तो जो जीवों का अधिवास है उस पर अंतर पड़ेगा, पर्यावरण की क्षति होगी। क्यों, हम जंगल काटेंगे, चट्टान काटेंगे और ये सब हम करेंगे ना सारा काम, तो पर्यावरण को किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाएंगे। और दूसरी बात कि अगर हम इस तरह से कर रहे हैं तो इसकी कितनी ज़्यादा संभावना है कि ये सफल होगी। तो एक मतलब से हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, आर्थिक लागत भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो नदी जोड़ो परियोजनाओं की लागत बहुत अधिक है और इसके अलावा यह डेल्टा मैंग्रोव की वृद्धि और जलीय जीवन जैसे कई पारिस्थितिक कारकों को क्या करती है, नुकसान पहुंचाएगी। निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं कि नदियों को आपस में जोड़ने के अपने सकारात्मक और नकारात्मक पहलू हैं, लेकिन आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरण निहितार्थों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि परियोजना को पूरा करना एक बेहतर निर्णय जो है वो नहीं हो सकता है। और नदियों के अंतर संबंध को विकेंद्रीकृत तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। बाढ़ और सीखों को कम करने के लिए वर्षा जल संचयन जैसी, ठीक है ना, स्थायी तरीकों को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों जुड़े हैं कहाँ आप, अनअकैडमी, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और अभी तक आपके मोबाइल पर अगर ये ऐप डाउनलोड नहीं है तो आप लोग अनअकैडमी का ये ऐप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद यूपीपीएससी यूपी को आप सर्च करके लगा दीजिए। मोबाइल नंबर से इसको लिख लीजिए और मुझे सर्च कर लीजिए आप ऐप पे अनूप उपाध्याय नाम से। और सर्च करके आप क्या करेंगे, सर्च करके आप ANUP10 कोड का प्रयोग कर लीजिए और इस कोड के माध्यम से आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या जो भी पेड क्लासेस के अलावा जो फ्री क्लासेस हैं उसको भी आप देख सकते हैं। एक बार क्लासेस के लिंक को जो है अपने सारे मित्रों के साथ साझा कर दिए कि सभी जो है क्लासेस में जुड़ जाए, है ना। ठीक है, एडवांटेज क्या है दोस्तों, तो एनी टाइम एनीवेयर आप लाइव और रिकॉर्डेड सेशन अपनी सुविधा के हिसाब से देख सकते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर और इन्फ्लुएंसर्स के साथ जुड़कर क्लास करने की। मल्टीपल कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज का आप लाभ ले सकते हैं। स्ट्रक्चर पेडियोलॉजी है, इवेंट्स लाइक वर्कशॉप, स्टडी सेशन, मास्टर क्लासेस हैं, अनलिमिटेड क्विजेस हैं, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे और मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं। ये सारे सुविधाएं हैं, इनका आप लाभ ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के भूवैज्ञानिक और पूरा पाषाणकालीन साक्ष्यों की व्याख्या कीजिए, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर है, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और इस पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, सभी को प्रश्न दिख रहा है ना, क्लियर है सभी को प्रश्न, है ना। तो किसके बारे में पूछा है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। वेगनर महोदय का नाम मैंने बताया है। मैंने कहा वेगनर ने जो है यह सिद्धांत दिया है, किसका, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया है। अब इसके भूवैज्ञानिक और पूरा पाषाणकालीन साक्ष्यों की व्याख्या करना है, कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आपको बताना है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में आपको संक्षिप्त चर्चा करना है और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के विभिन्न प्रमाणों पर चर्चा करना है और उसके बाद निष्कर्ष लिखना है। तो दोस्तों महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में बात करें तो एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर और उन्होंने सिद्धांत को दिया था। ठीक है, तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, सिद्धांत में इन्होंने कहा, क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जब सबसे प्रारंभिक काल था तो सारे महाद्वीप जो थे वो आपस में जुड़े हुए थे। एक महाद्वीप जो है वो आपस में जुड़े हुए थे और ये एक भूखंड जो था वो चारों तरफ से जो था वो महासागरों से जुड़ा हुआ था। महाद्वीप को इन्होंने कहा कि ये पैंजिया था और महासागर को इन्होंने कहा कि ये पैंथलासा था। यानी कि जो भूखंड के चारों ओर जो आपको चारों तरफ जल ही जल थे उसको इन्होंने क्या नामांकरण दिया, पैंथलासा, और भूखंड को पैंजिया कहा। ठीक है, इन्होंने कहा कि लगभग 20 करोड़ वर्ष की बात करें तो पैंजिया में जो है वो क्या हुआ, विभाजित हुआ और पैंजिया विभाजित होकर दो भागों में विभाजित हुआ। उत्तर का जो भाग था उसको अंगारा लैंड या लारेंसिया कहते हैं और दक्षिण का जो भाग था उसको कि हम गोंडवाना लैंड कहते हैं। ठीक है ना, तो दो भूखंड में आपका विभक्त हुआ। बाद में जो है वो कई और भी भूखंडों में जो है वो विभक्त हुआ, जिससे ऊपर का जो आपका उत्तर का अंगारा लैंड जिसको लारेंशिया कह रहे हैं वो आपका यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में विभाजित हुआ और दक्षिण का जो भाग है वो आपका दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारतीय उपमहाद्वीप
और अंटार्कटिका और ये सारे क्षेत्रों में जो है वो आपका विभाजित हुआ, ऐसा इन्होंने कहा। फिर समय के साथ साथ जो है इसके अंदर और भी विखंडन हुआ और आपका अलग अलग जो वर्तमान में हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी आपके महाद्वीप हैं उनका निर्माण हुआ, ऐसा इन्होंने अपने सिद्धांत के माध्यम से कहा। ठीक है, तो महाद्वीपीय सिद्धांत के जो इन्होंने साक्ष्य दिए थे उन सारे साक्ष्यों पर चर्चा करना। जैसा कि सबसे पहले इन्होंने किसके बारे में बात की थी, इन्होंने जो बात की थी वो की थी जिगसॉ फिट के बारे में। तो तट रेखाओं के आकार में समानता के बारे में इन्होंने बात की थी। और वैगनर ने जब तट रेखा समानता के बारे में बात की थी तो इन्होंने अटलांटिक महासागर का उदाहरण लिया था और कहा था कि अटलांटिक महासागर के अगर हम पूर्व में देखें तो अफ्रीका का पश्चिम और दक्षिण अमेरिका का जो पूर्वी क्षेत्र है, अगर हम इसको जोड़ें तो वो दोनों क्या होते हैं, आपके जुड़ जाते हैं। इसके अंतर्गत हमें एक रूपता नजर आती है, जिसको कि इन्होंने जिगसॉ फिट बात कहा। भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर इन्होंने कहा कि अंध महासागर के दोनों तटों में कैलेडोनियन तथा हर्शियन पर्वत क्रम की समानता पाई जाती है। महासागर के दोनों तटों पर चट्टानों में पाए जाने वाले जीव अवशेष हैं, उन जीव अवशेषों में हमें क्या देखने को मिलता है, समानता देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो वनस्पतियां हैं, ठीक है ना, उन वनस्पतियों के अंदर भी हमें समानता देखने को मिलती है। ऐसा वैगनर ने अपने सिद्धांतों को जो है वो प्रमाणित करने के लिए उदाहरण का प्रयोग किया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा कि समान ओरोजेनिक प्लेट है। समान ओरोजेनिक प्लेट का मतलब यह है कि यदि दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट और अफ्रीका के पश्चिमी तट को एक साथ फिट किया जाता है तो यहाँ दो महाद्वीपों के एक जैसे ओरोजेनिक बेल्ट मिलते हैं जिनकी आयु जो है वो समान है और उसकी संरचना की जो प्रकृति है वो भी क्या है, समान होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए उन्होंने घाना के अकरा जो कि पश्चिम अफ्रीका के पास लगभग 2000 मिलियन वर्ष पुरानी चट्टान है और नवीन लगभग 400 मिलियन वर्ष पुरानी चट्टानों के बीच एक स्पष्ट सीमा के बारे में बताया। इसके बाद इन्होंने परमोकार्बनिक फेरस हिमनद के बारे में बात किया। इन्होंने कहा कि आज उपस्थित भूखंड हमेशा से ही उष्णकटिबंधीय अक्षांश होते थे, तो इसका मतलब यह है कि हिमनद ध्रुवीय क्षेत्रों से जो है वो भूमध्य रेखा तक जो है वो फैले हुए थे। ठीक है, अब इनके विचार जो हैं वो क्या है कि पूरी तरह से प्रमाणित नहीं है, लेकिन भारत के जो वैज्ञानिक हैं, जो भूवैज्ञानिक हैं, उनके लिए एक नया मार्ग जो है इन्होंने तैयार कर दिया था। ठीक है, तो इनकी व्याख्या के माध्यम से बात करें तो इन सभी महाद्वीपों को एक साथ मिलाकर एक भूभाग बनाया जा सकता था, ये आप उत्तर में लिख सकते हैं। महासागरों के पार चट्टानों की आयु की समानता के बारे में बात करें तो 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शैल समूहों की एक पट्टी जो है वो ब्राजील के तट पर और पश्चिम अफ्रीका के तट पर मिलती है, जो आपस में मेल खाती है। भारत में पाए जाने वाला जो गोंडवाना लैंड की जो तलछट है उसके प्रारूप अगर हम बात करें तो दक्षिण गोलार्ध में जो अंटार्कटिका का जो आपका जो 6 विभिन्न स्थलखंड से मिलते हैं, जैसे कि आपका अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया से जो मिलते हैं, इसको आप व्याख्या कर सकते हैं। घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेप, ठीक है, तो घाना आपका कहाँ हो गया, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर। और ब्राजील में आपका सोना युक्त शिराओं का पाया जाना जो है वो भी एक तरह से प्रमाण है। ब्राजील आपका कहाँ हो गया, साउथ अमेरिका के पूर्वी तट पर, और घाना हो गया अफ्रीका के पश्चिमी तट पे। अब दोनों जगह हम क्या देख रहे हैं कि समानता मिल रही है किसकी, सोना की खान और सोना की सिराओं की। ठीक है, इसके अलावा जीराश्म वितरण के बारे में बात करें तो मेसोसारस नामक छोटे रेंगने वाले जो जीव हैं, ये जीव कहाँ आपको पाए जाते थे, ये जीव जो है आपके केवल उथले खारे पानी में रह सकते थे, लेकिन इनकी अस्थियां केवल दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी क्रेप प्रांत में और इरावर शैल समूह में मिलती हैं। और ये दोनों स्थल आज से लगभग के बीच में जो दूरी है वो लगभग 4800 किलोमीटर की दूरी है ना। निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं, यदि समुद्र तल के प्रसार और प्लेट विवर्तनिकी के प्रमाणों को तर्क में जोड़ दिया जाए तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है एक स्थापित यथार्थ जो है हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, आई होप कि समझ गए हो। ये टेस्टिमोनियल है दोस्तों, अनअकैडमी के स्टूडेंट्स अनअकैडमी के बारे में क्या कहते हैं, आपके पास जानकारी है। विजेता स्कॉलरशिप टेस्ट है यूपीपीएससी प्रीलिम जीएस पेपर 1 टेस्ट सीरीज है, जो कि हर संडे को सुबह 10 बजे होता है। इसका अगर अभी तक आपने लाभ नहीं लिया है तो आप क्या कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, है ना। ठीक है, प्रश्न को एक बार ध्यान से देखिए, इसके बाद हम इस पर चर्चा शुरू करेंगे। ठीक है ना, चलिए। इसके अलावा विजयी भाव यूपीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज, इसका आप लाभ ले सकते हैं। 29 आरओ यारो प्रीलिम्स बूस्टर टेस्ट सीरीज, इसका लाभ करंट टाइम्स पे आप लाभ ले सकते हैं।
ये कुछ बैचेस हैं, इसका आप लाभ ले सकते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, है ना। ये कुछ बैचेस हैं, ये कुछ बैचेस है। अगला प्रश्न है, हिमालय के हिम नदों के पिघलने का भारत के जल संसाधनों पर किस प्रकार दूरगामी प्रभाव होगा, है ना। प्रश्न क्या है, हिमालय के हिमनद मान लीजिए आपके पिघल जाते हैं तो भारत के जल संसाधनों पर, तो भैया हिमालय से जो भी नदियां निकलती हैं वो क्या होती हैं, सदा नीरा होती है ना। उत्तर भारत की जो भी नदियां, ठीक है, चाहे वो सिंधु हो, चाहे गंगा हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, ये तीनों जो है वो हिमालय नदी विश से निकलने वाली नदियां हैं और भारत की प्रमुख नदियों में से एक है, ठीक है, या भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख नदियों में से एक है आपका, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि अगर ये पिघल गया, ठीक है, तो पिघल जाएगा तो क्या होगा, जल की मात्रा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी, है ना। दूरगामी प्रभाव पूछा है, तो हिमालय के महत्व पर संक्षेप कर चर्चा करते हुए आपको उत्तर की शुरुआत करनी है। हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने के जल संसाधन के प्रभाव की चर्चा करनी है और निष्कर्ष देना है, ठीक है। तो हिमालय के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बाद हिमालय एक वैसा स्थान है जिसको कि हम क्या कहते हैं, तीसरे ध्रुव, पृथ्वी के तीसरे ध्रुव के रूप में हम जानते हैं। अब नदियों के लिए पानी का प्रमुख स्रोत क्या है, हिमालय है, और ग्लेशियर दुनिया भर की 1/3 आबादी के लिए यह जीवन रेखा है। हिमालय के ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने के कारण भारत के मौसम और जल संसाधन पर जो है वो काफी ज्यादा दबाव पड़ रहा है, ठीक है। अब प्रभाव क्या होगा इसके पिघलने का, तो इसके प्रभाव पे आप क्या चर्चा कर सकते हैं कि बाढ़ और सूखे की बारंबारता बढ़ेगी। तो हिमालय के ग्लेशियर लगभग 10 मुख्य नदियों के माध्यम से 2 अरब से अधिक लोगों को जीवन प्रदान करती है। हिमालय क्षेत्र लगभग 8,790 ग्लेशियल झीलें हैं और यह अतः ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने के कारण क्या हो सकता है, बाढ़ आ सकता है। वर्ष 2013 और वर्ष 2021 में उत्तराखंड में आई हुई भयानक बाढ़ के बारे में आप जिक्र कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा बड़े हिमनदों के पिघलने के परिणाम स्वरूप क्या होगा कि नदियों में थोड़े समय के लिए जल प्रवाह जो है वो अधिक होगा, लेकिन उसके बाद जो है वो जल प्रवाह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और उसके बाद सूखे की स्थिति हमें देखने को मिल सकती है। मानसून का प्रभाव क्या देखने को मिलेगा, मानसून, तो हिमालय मानसून परिसंचरण में मौसमी बदलाव और भारत में वर्षा के वितरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। भारत में वार्षिक वर्षा का 70% कारण जो है वो आपका क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून है। आईपीसीसी का एक अनुमान आया था दोस्तों, और आईपीसीसी के अनुमान के बारे में आप क्या कर सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं कि ग्लेशियर के पिघलने से ग्रीष्मकालीन में निकट की अवधि में लगभग 4 से 12% और लंबी अवधि में जो है 4 से 25% तक की वृद्धि देखने को मिलेगी। मानसून के पैटर्न में बदलाव से क्या हमें देखने को मिलेगा कि मानसून का पैटर्न अगर बदलाव हो रहा है तो तूफान की गंभीरता और उसकी आवृत्ति जो है वो बढ़ेगी और पहाड़ों की स्थिरता के लिए खतरनाक हो जाएगा और साथ ही महत्वपूर्ण बुनियाद जो है वो क्या होगा, आपका नष्ट होगा। इसके अलावा आप क्या बता सकते हैं दोस्तों, भारतीय नदियों का अस्थिर प्रवाह होगा। हिम नदियों के पिघलने से भारतीय नदियों का जल धारा और प्रवाह जो है अस्थिर हो सकता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां जो आंशिक रूप से हिमनदों और आंशिक रूप से मानसून के ऊपर रहती हैं, जो जल ग्रहण करते हैं, इन दोनों से क्या होगा कि मानसून के प्रभावित होने से जो है कृषि में बाधा उत्पन्न करेगा, जिसमें बड़ा हिस्सा जल संसाधन के उपयोग से आता है। निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं कि आईपीसीसी के जो हालिया रिपोर्ट आई थी, उस हालिया रिपोर्ट को अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसके अनुसार हम देख सकते हैं कि हिमालय में कि तेजी से पिघलने के कारण घटते जा रहे हैं, ठीक है ना, क्या हो रहा है, और ग्लेशियर जो है वो घटते जो जा रहे हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए तो 2100 तक हिंदू कुश हिमालय के 2/3 ग्लेशियर जो है वो पिघलने की संभावना जो है वो देखी जा सकती है, ठीक है। बैच कोर्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये कुछ बैच कोर्सेज हैं जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं और यहाँ मेरी क्लास आपको फिजिकल ज्योग्राफी दिख रही है, 10 नवंबर से बैच है, इसका लाभ उठाइए। यूपी पीसीएस मेंस ऑप्शनल का बैच है, इसका लाभ उठाइए। यूपी पीएससी यूपी ट्रिपल प्रेजेंट मेंस आंसर राइटिंग सेशन है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। लक्ष्य यूपी पीएससी 2022 को ध्यान में रखते हुए बैच कोर्स है जिसमें आपको मेरी क्लास यहाँ दिख रही है ना। तो आप इन सबको ज्वाइन करने के लिए ANUP10 का कोड यूज करके क्या कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन लेकर आप लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी यूपी पीएससी यूपी ट्रिपल एससी के अगर आप बैच को ज्वाइन करते हैं तो यूपी पीएससी अपर सबऑर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओ यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पेट, लेखपाल बी और ऑप्शनल कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। कोड क्या यूज करना है, कोड यूज करना है अनुप 10। विजयी भव यूपी पीएससी पीसीएस मेंस बैचेस है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। अभी तक आपने एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर दीजिए।
10 से लेकर आपको ये सारा जो है वो आपको दिख रहा है, 2 महीने 1.5 महीने का कोर्स, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और एसए का, इसका लाभ उठाइए। यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के सब्सक्रिप्शन के बारे में अगर हम बात करें, इसके फी स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो 24 महीने का जो फ़ी है वो 13,600 है, 12 महीने की फ़ी जो है वो 9,350 है, 6 महीने की फ़ी 7,650 है, 3 महीने की फ़ी 4,250 और 1 महीने की 1,700 है। लेकिन जैसे ही आप लगाते हो क्या कोड, क्या अनूप 10, आपकी फ़ी में क्या हो जाता है, 10% का ऑफ हो जाता है। और जैसे ही आपके फ़ी में 10% का ऑफ होता है, आपका फ़ी जो होता है वो 24 महीने का 12,240, 12 महीने का 8,415, 6 महीने का 6,885, 3 महीने का 3,825 और 1 महीने का 1,530 रुपया हो जाएगा। सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर है, जिसमें घर बैठे बैठे आप यूपी बिहार की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। यूपी बिहार का कॉम्बो जो फ़ी है वो 6 महीने का 7,960 है और 12 महीने का 10,620 है। कोड यूज करोगे ANUP10 तो आपका जो है फ़ी जो है वो डिस्काउंट हो जाएगा। कैसा लग रहा है सेशन, है ना? क्वेश्चन सबको समझ में आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? बक्स बाउंटी, अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी एजुकेटरी क्लास में कुछ भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट दिखाई जा रहा है या कुछ भी चीज़ें ऐसी बताई जा रही हैं जो गलत हैं, या आपके धार्मिक, लैंगिक, सामुदायिक, भाषाई, है ना, कहीं भी आकर, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। अगला है प्लेट विवर्तनिकी यानी कि प्लेट टेक्टोनिक्स की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। यह हिमालय और अपलेशियन पर्वतों के विचलन की व्याख्या करने में किस प्रकार से सहायक है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, और अमन पांडे, इसका एक स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेकर जो है आप शेयर कर दो, है ना? आ रहा है जो है, समझ में आ रहा है? एक मतलब एक आइडिया लग रहा है कि किसी प्रश्न का उत्तर कैसा लिखा जा सकता है। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट जैसे हैं नए हैं, जैसे अमन जो है वो नया है ना, तो अभी टॉपिक को नहीं पढ़ा है, लेकिन एक आइडिया लग रहा है कि अगर इस टॉपिक को हमने पढ़ा तो इसका उत्तर जो है हम ऐसे जो है वो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना? तो सबसे पहले जो है वो आपको क्या लिखना है, इस प्रश्न पे भूमिका लिखनी है। फिर आपको बताना है कि पहले भैया प्लेट विवर्तन की है ना क्या है, इसने क्या पूछा, प्लेट विवर्तन की संकल्पना। तो सबसे पहले तो हमें बताना है कि भैया प्लेट टेक्टोनिक प्लेट विवर्तन की होता क्या है, और हिमालय और अपलेशियन पर्वत की उत्पत्ति में प्लेट विवर्तन की भूमिका के बारे में बताना है। ठीक है, निष्कर्ष लिखना है। तो सबसे ठीक है, संक्षिप्त भूमिका लिखें, प्लेट विवर्तन से संबंधित भूगोलवेत्ताओं के नाम दें जिन्होंने प्लेट विवर्तन सिद्धांत बताया। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा आप क्या बताएंगे? अब बहुत ज्यादा बड़ा ये उत्तर हो सकता है ना, ये उत्तर क्या हो सकता है? हाँ कर दीजिए अमन। अब ये उत्तर क्या होगा, अगर आप इसके ऊपर लिखने लगे तो बहुत बड़ा उत्तर होगा, तो आप क्या कीजिए, माइंड मैप बना दीजिए, है ना? आप क्या बता सकते हैं कि प्लेट विवर्तनी की क्या होता है, इसको अलग अलग पार्ट में जो है वो एरो बना बना के आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, संवहन धारा सिद्धांत तथा सागर नितल प्रसरण सिद्धांत के आधार पर बनाकर किया गया था। 1967 में मैकेंजी और पार्कर ने प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के बारे में जो है वो चर्चा की थी, ये आप बता सकते हैं। इसका सुझाव जो दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था, मैकेंजी और पार्कर के द्वारा 1967 में दिया गया था। लेकिन किंतु बाद में अगर हम बात करें तो 1968 में मॉर्गन ने जो है इस सिद्धांत को रेखांकित किया। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार बताया तो इसमें क्या कहा गया कि पृथ्वी का स्थल मंडल जो है वो अलग अलग प्लेटों में विभाजित है, और ये प्लेट जो है वो दुर्बलता मंडल के ऊपर यानी कि स्थेनोस्फीयर की तरफ जो है वो क्या कर रहा है, स्थेनोस्फीयर यानी कि मेंटल के ऊपर, ठीक है ना, जो कि आपका क्या है, गलित द्रवित अवस्था में है, उसके ऊपर जो है वो क्या कर रहा है, तैर रहा है। ठीक है ना, प्लेट जो है क्षैतिज में इसके ऊपर गया है, स्थेनोस्फीयर के ऊपर संचलन कर रही है। लिथोस्फीयर में क्रस्ट और ऊपरी मेंटल शामिल होंगे, इसके बारे में आप बताएंगे, ठीक है ना, और जिसका समुद्री भागों में मोटाई 5 से 100 किलोमीटर और महाद्वीपीय में लगभग 200 किलोमीटर तक इसकी मोटाई होती है। लिथोस्फियरिक प्लेट जो है छोटी प्लेट से बड़ी प्लेटों, महाद्वीपीय प्लेटों
से लेकर महासागरीय प्लेटों की तरह होती है, और कभी कभी ये आपकी महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों दोनों का जो है संयोजन होता है, और प्लेटों को एक दूसरे के सापेक्ष जो है वो 3 प्रकार से संचलन होता है। सबसे पहला संचलन आप अपसारी संचलन बताएंगे, ठीक है ना। तो अपसारी संचलन के बारे में बताएंगे तो 2 प्लेटें क्या होती हैं, ठीक है ना, 2 प्लेटें क्या होती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं। मान लीजिए एक प्लेट ये है ए और एक प्लेट है बी, है ना। तो इसमें क्या हम देखेंगे कि ए इधर जा रहा है और बी इधर जा रहा है, ठीक है। आ जाए भैया स्क्रीन, है ना। दूसरा अभिसारी संचलन के बारे में बात करें तो दोनों प्लेटें मान लीजिए एक प्लेट ये हो गया, एक प्लेट ये हो गया, ए और बी हो गया, तो दोनों प्लेटें क्या हैं, एक दूसरे के समान जा रही हैं। तीसरा जो समानांतर संचलन के बारे में बात करें तो मान लीजिए एक प्लेट ये हो गया ए और ये हो गया बी, है ना। ये दोनों प्लेट क्या हो रही है, एक दूसरे के समान जो है वो मूव कर रही हैं। तो इस प्रकार जो है आप इसको समझा सकते हैं। हिमालय और अपलेशियन पर्वत प्लेट की उत्पत्ति के ऊपर अगर हम बात करें तो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में वर्णित जो आपका अभिसरण सीमा सिद्धांत के द्वारा हम हिमालय और अपलेशियन पर्वत श्रृंखला के निर्माण को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। और अभिसरण सीमा का निर्माण तब होगा जब 2 प्लेट एक दूसरे की ओर गति करें, तो अभिसरित होंगे ना, टकराएंगे, तो अभिसरण सीमा का निर्माण होगा। और यह 3 प्रकार से हो सकता है। पहला, महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट के बीच में अभिसरण, यानी कि महासागर जिसके ऊपर है वो प्लेट और महाद्वीप के प्लेट जो है आपस में अभिसरित करें। दूसरा क्या होगा आपका 2 महासागरीय प्लेटों के बीच में अभिसरण, और दूसरा क्या होगा 2 महाप्लेटों के बीच में अभिसरण होगा। अभिसरण का सीमा का जो सर्वाधिक जो अगर हम बात करें तो सबसे अभिसरण जो सीमा है, ठीक है ना, वो सर्वाधिक जो है वो विनाशकारी सीमा है, क्योंकि उसमें क्या होता है आमने सामने से 2 प्लेट आ रही हैं और प्लेट आने के बाद क्या हो रही हैं, आपस में टकरा रही हैं। हिमालय और अपलेशियन का जो गठन है वो महाद्वीपीय प्लेटों के मध्य से। अब हिमालय का अभिसरण हुआ, ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहां आपको नवीन वलित पर्वत दिख रहा है, अपलेशियन वाल में आपको नवीन वलित पर्वत देखने को मिला है ना। पहले चरण में दोनों महाद्वीपीय प्लेटों का सागरीय किनारा जो है वो आपस में क्या हुआ, अभिसरित होता है, तथा एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जो है वो क्या हो जाता है, निक्षेपित हो जाता है, और आंशिक गलन के कारण आपको क्या होता है, यहाँ मैग्मा का निर्माण होता है, और ये ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा क्या होती है, बाहर निकलती है। हिमालय पर्वत के संदर्भ में ज्वालामुखी क्रिया नहीं होती है, क्योंकि इस प्लेट का हल्का होने के कारण अधिक गहराई पे क्या हुआ है, छेपड़ नहीं हुआ। दूसरे चरण में अगर हम बात करें तो महासागरीय किनारा महाद्वीपीय प्लेट के नीचे पूर्णतः छिपित होता है और सागर का संकुचन होता है। अंत में अंतिम चरण में महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे से टकराती है तथा संपीड़न के कारण उत्पन्न वलन प्रक्रिया द्वारा मोड़दार वलित पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे कि आपको हिमालय पर्वत दिखा और अपलेशियन पर्वत आपको दिख रहा है। एक आपका एशिया में और दूसरा आपको यूरोप में जो है वो आपको नजर आ रहा है। इसको आप मेंशन कर सकते हो, है ना, मेंशन कर सकते हो। और इस प्रकार प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत न केवल हिमालय और अपलेशियन पर्वत की उत्पत्ति को समझाने में सहायक है, बल्कि इस सिद्धांत की सहायता से महासागरीय नितल, ठीक है, पैलोमैग्नेटिक चट्टाने, भूकंप एवं ज्वालामुखी के वितरण, ट्रेंच और गुरुत्वाकर्षण विसंगतियां आदि भौगोलिक गतिविधियों को भी या भौगोलिक विशेषताओं को भी बहुत आसानी से समझा जा सकता है। तो ये रहा दोस्तों आपका सेशन। स्पेशल सेशन जो है दोस्तों वो 2 चल रहा है, एक आपका 11 बजे चल रहा है जिसमें हम लोग हिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, और दूसरा हमारा 5:45 पर चल रहा है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। अगर आपका प्लस का सब्सक्रिप्शन है इसका लाभ उठाइए, प्लस पे सब्सक्रिप्शन नहीं या पहली बार आप जुड़े हैं तो आप ये फ्री अनलॉक कोड दिख रहा है नोक्टन, इसके माध्यम से जुड़कर आप ज्वाइन की लाभ उठाइए। टेलीग्राम चैनल है लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम, इसका लाभ उठाइए। कैसा लगा क्लास जरूर बताइए, अपना फीडबैक दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। अब अगली मुलाकात कल सुबह 9 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।